जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के जंगलों में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। अब आतंकियों का बचना मुश्किल है। पुंछ में चल रहे एनकाउंटर का आज 10वां दिन है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे और हालात की समीक्षा भी की। इस बीच श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कर्मियों को भी सुरक्षा जांच के लिए तैनात किया गया। इधर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने घाटी में टारगेट किलिंग के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का विरोध जताया है। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 आतंक पर आर पार। पुंछ में सुरक्षा बल आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गए हैं। सरहद के पास चल रहे इस एनकाउंटर को आज 10वां दिन है। मेंढर के जंगल में छिपे आतंकी मौका देखकर फायरिंग कर रहे हैं और इसी फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेज उनके लोकेशन को ट्रेस कर रही है। पूरे जंगल को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों का बचकर निकलना नामुमकिन है। इस बीच सुरक्षा बलों ने पुंछ और आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराई जा रही है। हिदायत ये कि कोई अपने घर से ना निकले। आम लोगों को दिए अलर्ट से इशारा साफ है। अब सुरक्षा बलों का टारगेट आतंकियों का सफाया है। अब आतंकियों की मौत ही पुंछ के जंगल से बाहर आएगी। पुंछ एनकाउंटर और टारगेट किलिंग की वारदातों के बीच जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कल एनकाउंटर स्पॉट का जायजा लिया। नरवणे ने सेना के अधिकारियों के साथ घुसपैठ के खिलाफ एक्शन प्लान को लेकर चर्चा की। इसके साथ नरवणे ने घाटी के ताजा हालात की भी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के दौरे में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया और सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। हाल के दिनों में घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों की सफाई के लिए बड़ा अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के दौरे के बाद आतंकियों के घुसपैठ को लेकर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। सेना ने कहा कि पुंछ में चल रहे आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन को लेकर कुछ सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया में दावा किया गया था कि सेना के सिपाही हरप्रीत सिंह शहीद हो गए हैं, लेकिन ये किसी नौसिखिए का दुष्प्रचार की कोशिश है। हरप्रीत पूरी तरह से ठीक हैं और अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों के बीच यहां सालों से काम कर रहे कामगारों के बीच डर का माहौल है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बाहरी कामगारों का पलायन तेजी से जारी है। श्रीनगर से बिहार जाने के लिए दिल्ली पहुंचे इम्तियाज और शमशाद ने कहा अब उन्हें वहां डर लगता है, इसलिए वो बिहार अपने घर लौट रहे हैं। आतंकियों के हमले के डर से एक तरफ कई प्रवासी मजदूर घाटी छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बहादुर प्रवासी कामगार हैं जो आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं। सोपोर के इंडस्ट्रियल एरिया की फर्नीचर फैक्ट्री में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मजदूर काम छोड़कर घाटी से जाने को तैयार नहीं है। सुरक्षा बल के जवान भी फैक्ट्री के बाहर मौजूद रहते हैं। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद प्रवासी कामगारों और कश्मीरियों के बीच सुरक्षा का भरोसा बनाने के लिए श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ की महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की महिला कर्मियों की ओर से हर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। जरूरत के हिसाब से इनकी ओर से तलाशी भी ली जा रही है। इसलिए 30 साल में लाल चौक पर पहली बार सीआरपीएफ की महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। टीवीएन भारतवर्ष से बातचीत में केंद्रीय सड़क और राज्य परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को आईएसआई की सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच को भी गैर वाजिब बताया। उधर राजस्थान में मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा कि आतंकी हमले के साथ हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। और इधर एलएसी पर भारत की बड़ी तैयारी से चीन डरा हुआ है। चीन ने भारत की तैयारियों को देखते हुए एलएसी के पास अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए सेना ने सर्विलांस बढ़ा दिया है और अफगानी मूल के आतंकियों को भारत सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी पर चीन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत के एक्शन प्लान से ड्रैगन डर गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत के साथ अपनी ऊंचाई वाली सीमाओं पर 100 से ज्यादा आधुनिक और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर तैनात किए। चीन ने ट्रक पर लगे जिन होवित्जर तोपों को तैनात किया है उनकी फायरिंग रेंज M777 से दोगुनी है। अरुणाचल से लगी सीमा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने ज्वाइंट सर्विलांस सेटअप बनाया है। भारत ने एलएसी और डेप्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ा दी है। इसके जरिए एलएसी के पास चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। साथ में सर्विलांस सेटअप से सेना और वायुसेना को सही वक्त पर सही जानकारी मिल पाएगी। तालिबान के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की सीमा में आतंकियों को घुसाने के लिए बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी के पास लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की आवाजाही को लेकर पुख्ता इनपुट मिले। एलओसी पर पाकिस्तान के 14 लॉन्च पॉइंट की पहचान की गई। इसके जरिए आईएसआई अफगान मूल के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में। चीन भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिश करता रहता है। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा ड्रैगन
कोरोना की आड़ में पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से भारतीयों की चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। चीन के इस फैसले से कई छात्र, व्यापारी और कई परिवार के सदस्य भारत में फंसे हुए हैं। भारत के राजदूत ने इस मुद्दे पर चीन के साथ बात करनी शुरू कर दी है। ताइवान का साथ देने को लेकर चीन, अमेरिका और कनाडा पर बौखलाया हुआ है। हाल के दिनों में चीन की ओर से लगातार घुसपैठ को लेकर जब ताइवान ने अमेरिका से मदद मांगी थी तो अमेरिका ने कनाडा के रास्ते अपने युद्धपोत भेजे थे। इसी बात को लेकर चीन गुस्से में लाल है। चीन ने अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। चीन पर अपने ब्रांड के स्मार्टफोन के जरिए भारत में जासूसी करने का शक गहराता जा रहा है। भारत सरकार चीन के स्मार्टफोन की डिटेल को लेकर जानकारी जुटा रही है। इसके लिए कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। सरकारी जांच में डेटा से लेकर फोन बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी लेना चाहती है। पिछले साल सरकार ने कई चीनी ऐप को बैन कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। पाक मीडिया ने दावा किया कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान इलाके में घुसे भारतीय सबमरीन को अपनी ताकत के बल पर वापस आने पर मजबूर कर दिया। भारतीय नेवी के सूत्रों ने इसे झूठा बताते हुए पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। तुर्की के ड्रोन विमानों और पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से आर्मेनिया के खिलाफ जंग की जीत हासिल करने वाले अजरबैजान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के राजदूत खजर फरहादोव ने कहा कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान की राय का समर्थन करता है। अजरबैजान ऐसे बयान देकर पाकिस्तान को खुश करना चाहता है। अजरबैजान के ताजा हालात पर आज रूस की राजधानी मॉस्को में बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत और रूस के साथ तालिबान भी शामिल हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान भी इसमें शिरकत कर रहा है। बैठक के लिए अमेरिका को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि वो अभी इसके नतीजों को लेकर इंतजार करेगा। इस बैठक में अफगानिस्तान की राजनीति और सैन्य हालातों पर चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री आज कुशीनगर को देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। पीएम की ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत होगी। आर्यन को आज मिलेगी बेल या फिर जेल, और कहां चाकू से गोदकर बेरहमी से सरेआम की गई लड़की की हत्या। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर बौद्ध सर्किट क्षेत्र के तहत आता है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी सहित केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों को काला नमक चावल से बनी खीर प्रसाद के रूप में बांटी जाएगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षु भी मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। श्रीलंका के करीब 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहां मौजूद रहेगा। श्रीलंका से आ रहे प्रतिनिधिमंडल अपने साथ तथागत भगवान बुद्ध का धातु अवशेष 141 साल बाद लेकर भारत आएगा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बातचीत के दौरान भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति अपने दौरे में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कल विधानसभा में राष्ट्रपति शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद महावीर मंदिर और पटना साहिब में मत्था भी टेकेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के अयोध्या में चल रहे संघ के प्रशिक्षण और शारीरिक वर्ग की शाखा में शामिल होने के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। आज संघ प्रमुख राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे और राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमला और हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीएसपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए। मंगलवार को बीएसपी सहित कई हिंदू संगठनों ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई सेशंस कोर्ट आज आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत पर फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई में एनसीबी और बचाव पक्ष की तरफ से हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने आरोपियों की मौलिक अधिकार और मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली में एक लड़की के कत्ल की दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। लड़की को उसके पूर्व प्रेमी ने कई बार चाकू से गोंदकर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें हत्या की खबर अस्पताल से मिली, जिसके बाद पुलिस खुद से ही मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मीटघाट जंगल में 4 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एक युवती की शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवती की शिनाख्त भोपाल की नैना उर्फ शिखा पासवान के रूप में हुई है। उसकी हत्या पति ने ही गला दबाकर और चाकू से गोद कर की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।
देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और 34 लोगों की इससे मौत हो चुकी है, 5 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री ने सीएम पुष्कर धामी से हालात की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहां रेस्क्यू के दौरान बाहर सुरक्षा कर्मी और कहां से लैंडस्लाइड में फंसे यात्रियों को बचाया गया। मौसम और बारिश के कहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बारिश का कहर। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से कई जगहों पर प्रकृति ने तबाही मचाई। लैंडस्लाइड की वजह से हुए हादसों में अब तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तत्परता से राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं और आपदा में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बादल फटने के बाद हुई तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित कुमाऊं का इलाका हुआ है। नैनीताल में सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकान में फंसे एक शख्स को कंधे पर बैठाकर रेस्क्यू कर रहा सेना का जवान उस शख्स के साथ ही बह गया। उसके पीछे एक और शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कुछ आगे जाकर उन्हें बचा लिया गया। यहाँ सेना के जवानों ने रस्सियों के सहारे दुकान में फंसे लोगों को निकाला। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील ओवरफ्लो होने के चलते पूरे शहर की सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़क पर पानी का बहाव इतनी तेज है कि नैनीताल घूमने आए टूरिस्ट भी परेशान हैं। उन्हें होटल में भी रहने से डर लग रहा है। कई पर्यटक इसी वजह से सड़क पर घूमते नजर आए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एसडीआरएफ की टीम ने जंगल चट्टी इलाके में लैंडस्लाइड में फंसे तीर्थ यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शासन ने जिलाधिकारी चमोली और रुद्रप्रयाग को यात्रा मार्गों पर फंसे यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में भी बादल फटने के बाद कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया है। रामनगर में इतना ज्यादा पानी आ गया कि कई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गईं, तो कई सैलाब के तेज बहाव में बह गई। रामनगर से रानीखेत जाने वाले रास्ते पर मोहान में लेमन ट्री रिजॉर्ट में भी 200 लोग फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नैनीताल के गुफा महादेव क्षेत्र के कई मकान भी खाली कराए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने के बाद राज्य में हुई तबाही का हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया। सीएम धामी के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार भी थे। इसके बाद सीएम धामी हल्द्वानी में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के काम तेजी से करने के निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद हुई तबाही के बीच घूमने आए छत्तीसगढ़ की भिलाई की 44 महिलाएं, 4 बच्चों के साथ 5 पुरुष भी फंस गए हैं। ये सभी लोग 14 अक्टूबर को नैनीताल से कसौली घूमने निकले थे, लेकिन वापसी में कैंचीधाम में फंस गए। फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू के लिए सरकार और मंत्रियों से परिवार ने संपर्क किया है। सीएम बघेल ने भी मुख्य सचिव को मदद करने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सुरक्षा की दृष्टि से भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आया। लगातार बारिश से राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश और लैंडस्लाइड का कहर रेल पर भी देखने को मिला। हल्द्वानी में गोला नदी के पास काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते रूट पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई। और उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती पर रामचरितमानस का पाठ कैप्टन अमरिंदर जल्द करेंगे अपनी नई पार्टी का ऐलान। और लालू आज पहुंच रहे हैं पटना, कर सकते हैं उपचुनाव के लिए प्रचार। सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव के लिए हर जाति वर्ग को साथ में जुटे। इसी के तहत आज बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की है। पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से लेकर यूपी और अन्य राज्यों में विशेष कार्यक्रम होंगे। वाल्मीकि जयंती के मौके पर भगवान राम से जुड़े सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। वाल्मीकि जयंती पर कांग्रेस ने भी अपने दिल्ली मुख्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी इस मौके पर अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेकेंगे। उधर समाजवादी पार्टी भी दलितों को लुभाने के लिए बाबा साहेब वाहिनी कार्यकारिणी का ऐलान करेगी।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया है कि किसानों सहित पंजाब के हितों की सेवा के लिए जल्द ही नए दल का ऐलान किया जाएगा। कैप्टन ने बीजेपी के साथ सशक्त गठबंधन की बात भी कही। कैप्टन के कांग्रेस से अलग होने पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने उन्हें भटका हुआ व्यक्ति करार दिया और कहा कि नई पार्टी बनाकर अमरिंदर सिंह की भूमिका वोट कटवा की तरह हो जाएगी, जिससे बीजेपी अकाली को मदद मिलेगी। रावत के मुताबिक इसके पीछे उनकी क्या मजबूरियां थी, ये तो कैप्टन साहब ही बेहतर जानते हैं। रविवार को कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी की मौजूदगी में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी की बैठक में दोनों नेताओं में बंद कमरे में बड़ा टकराव हुआ। सूत्रों की माने तो बैठक में सिद्धू का रवैया देख चन्नी ने सीएम पद छोड़ने तक की धमकी दी और सिद्धू को सीएम बनने का चैलेंज देते हुए कहा कि 2 महीने के लिए सीएम बनो और परफॉर्म करके दिखाओ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रियंका ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान किया और कहा कि राजनीति में मेरे साथ आइए। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा को पूरी चुनावी नाटकबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब उनको दलित, पिछड़ों और महिलाओं की याद नहीं आती। उनके मुताबिक कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। पिता पुत्र की इस जोड़ी की गिनती पश्चिमी यूपी के ताकतवर जाट नेताओं में होती है। माना जा रहा है कि दोनों नेता जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज पटना पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार उपचुनाव में लालू एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में प्रचार करते नजर आएंगे। लालू के पटना आने की खबर से कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया है। उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी है। लंबे समय तक जेल में रहने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से लालू सियासत से लंबे समय से दूर हैं। और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज अपना दूसरा अभ्यास मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी आज अपना दूसरा अभ्यास मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध जरूरी हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत अपना दूसरा अभ्यास मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। यह मुकाबला दुबई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पास अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने का यह आखिरी मौका होगा। इससे पहले टीम इंडिया ने पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। पाकिस्तान के बाइकआउट के लिए टीम इंडिया भारतवर्ष की मुहिम के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा है कि हमें बीसीसीआई के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सीरीज के लिए दोनों बोर्ड को मिलकर काम करना होगा। कुछ दिन पहले रमीज ने कहा था कि आईसीसी भारतीय कंपनियों के फंड से चलता है। अगर पीएम मोदी चाहे तो पीसीबी पर ताला लगा सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच भी अभ्यास मैच खेला जाएगा। ये मैच अबू धाबी के टॉलरेंस ओवल ग्राउंड पर शाम 7:30 से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का ये दूसरा मैच है। इससे पहले पाकिस्तान ने पूर्व T20 चैंपियन वेस्टइंडीज को अभ्यास मैच में धूल चटाई थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 41 रनों से करारी शिकस्त दी थी। क्वालिफायर राउंड में कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रनों से हरा दिया। इस जीत से बांग्लादेश के T20 विश्व कप के सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। ये बांग्लादेश के लिए करो या मरो का मुकाबला था। टूर्नामेंट का पहला मैच स्कॉटलैंड से गंवाने वाली बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी था। बांग्लादेश ने ओमान के सामने 20 ओवर में 154 रनों का लक्ष्य रखा था, मगर ओमान 9 विकेट गंवाकर 127 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नईम ने 64 रनों की पारी खेली, तो वहीं शाकिब अल हसन ने 42 रन बनाए। गेंदबाजी में मुस्ताफिजुर रहमान ने ओमान के 4 विकेट झटककर मैच को बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। T20 में क्वालिफायर राउंड के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने जीत दर्ज कर स्टेज 12 में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। पहले मैच में बांग्लादेश को मात देने के बाद कल स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को ग्रुप बी के मैच में 17 रनों से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को जीत के लिए 166 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में पीएनजी की टीम 148 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के लिए रिची बैरिंगटन ने 46 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली, जबकि जॉश डेवी ने पीएनजी के लिए 4 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर है और सुपर 12 में क्वालिफाई करने की दावेदार है। अगर स्कॉटलैंड इस ग्रुप में टॉप पर रही तो सुपर 12 में उसकी टीम इंडिया से मुकाबला होने के पूरे आसार हैं।
T20 वर्ल्ड कप के क्वालीफायर राउंड में आज पहला मैच नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। नीदरलैंड नामीबिया जैसी नई टीम को हराकर अपना खाता खोलना चाहेगा। नामीबिया को पहले मैच में श्रीलंका ने हराया था, तो नीदरलैंड को आयरलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा। जो टीम इस मैच को हारेगी उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। T20 विश्व कप के क्वालीफायर राउंड के दूसरे ग्रुप मुकाबले में आज श्रीलंका का सामना आयरलैंड से होगा। इस मैच के विजेता टीम सुपर 12 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। श्रीलंका और आयरलैंड दोनों टीमें इस मुकाबले में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी, क्योंकि दोनों ही टीमों ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।